गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। उम्मीद कर रहा हूँ आपको कल की पढ़ाई बहुत ही अच्छी लगी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कल की पढ़ाई समझ में आई, उन्होंने अपना फीडबैक भी दिया। उन सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज हम लोग एक पूरे कंप्लीट 25 नंबर के सेट को देखेंगे, 25 क्वेश्चंस के सेट को देखेंगे। ये प्री एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं और हम ये आपको समझाएंगे क्वेश्चंस के थ्रू कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए हम लोग पढ़ाई को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 से 5 तक का जो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन दिया है, इसमें आपको एक पैसेज दिया गया, बोल रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड फिल द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस। ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया। आप जैसे जैसे पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे और इन ब्लैंक्स के लिए आपको यहाँ 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और हर एक क्वेश्चन के लिए ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन सुइटेबली यहाँ सेट होना है, वही ऑप्शन आपका आंसर भी होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। लिखा है अ डैश अप्रोचिंग एस्टेरॉइड्स said to be bigger than any man-made structure is likely to zoom dash earth at 6:05 am on Sunday। बोला एक डैश अप्रोचिंग एस्टेरॉइड्स है। अप्रोच का मतलब होता है किसी के नज़दीक आना। तो बोलता है एक एस्टेरॉइड है, ठीक है, एक पिंड है जो आ रहा है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि आकाशीय पिंड जो होता है वो उसका जो स्पीड होता है, ठीक है, वो जब आता है तो किस तरह से आता है, फास्ट आ रहा होगा, नैरोली आ रहा होगा, फायर्स आ रहा होगा, ठीक है, या टर्बिड आ रहा होगा। ये सारा वर्ड दिया गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा। वो लोग सोच रहे होंगे फास्ट भी आंसर ले लें, कुछ लोग सोच रहेंगे नैरोली अप्रोचिंग, ये भी ले सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे फियर्स अप्रोचिंग या कुछ सोचेंगे टर्बिडली अप्रोचिंग एस्टेरॉइड्स, ठीक है। चलिए कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। आपका आंसर है ए, फास्ट, ठीक है। क्योंकि अभी हम जब डील कर रहे थे क्वेश्चन, ठीक है, तो ही आपको एक हिंट्स दे रहे थे कि आकाशीय पिंड जब वो चलता है तो उसका स्पीड जो होता है काफ़ी तेज होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या लेना होता है, वर्ड फास्ट। अब फास्ट अप्रोचिंग एस्टेरॉइड्स, बहुत ही तेज़ी से जो उल्का पिंड है वो आ रहा है और ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, किसी भी मैन मेड स्ट्रक्चर की अपेक्षा। मतलब आदमी के द्वारा दुनिया में जो भी कुछ बनाया गया है उसकी अपेक्षा ये उससे भी बड़े है आकार में। और संभावना है कि ये जूम डैश अर्थ, ये अर्थ को जूम करेगा। जूम का मतलब होता है किसी के पास से गुजर जाना, ठीक है। तो बोला है जूम डैश अर्थ, ये 6:05 पे सैटरडे को क्या करेगा, अर्थ के डैश से गुजरेगा। तो अर्थ के पास्ट से गुजरेगा, नियर बाई से, अर्थ के स्पॉट से गुजरेगा या अर्थ के अक्रॉस से गुजरेगा। आंसर क्या लेंगे, पास्ट। पास्ट का मतलब होता है, ठीक है, पास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के करीब से गुजर जाना। अब यहाँ पास्ट का मतलब ही सोच लेंगे स्टूडेंट की पास्ट यहाँ क्यों लिया गया। पास्ट का मतलब तो होता है बीते समय, जबकि वो गलत है। पास्ट का मतलब बीता समय तो होता ही है। पास्ट का मतलब दूसरा होता है किसी चीज़ के बगल से गुजर जाना। जैसे मैं आपको यहाँ पिक्चर ड्रॉ करके समझा देता हूँ। ये जो सर्किल है, सपोज कि ये अर्थ है और ये एस्टेरॉइड्स इसके बगल से गुजर रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है न के बराबर। तो डिस्टेंस न के बराबर हो और कोई चीज़ किसी चीज़ के बगल से गुजर जाए तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पास्ट का। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा कि पास्ट आंसर क्यों लिया गया। नेक्स्ट है अ मीडिया रिपोर्ट हैड सेड व्हाइल कोटिंग नासाज सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज, जिसको CNEOS शॉर्ट फॉर्म में कहा गया। मीडिया जो रिपोर्ट है उसने कहा है नासा के जो भी स्टडी हुआ है उसको कोट करते हुए डैश द साइज ऑफ दिस स्पेस रॉक, ठीक है। एक्सपर्ट्स बिलीव दैट अ पॉसिबल डैश विल किल मिलियंस ऑफ पीपल। ये जो पत्थर का जो आकार है, मतलब पत्थर मतलब ये जो एस्टेरॉइड है उसका जो आकार है, एक्सपर्ट्स के हिसाब से वो लोग ऐसा मानते हैं कि एक संभावित डैश होगा और ये लाखों लोग को बस सेकंड भर में ही डैश कर देगा। तो ये तो समझ ही रहे हैं आप लोग। यहाँ पे क्या होना चाहिए तीसरा में, कंसीडरिंग, स्पॉनिंग, फ्रोनिंग या अकॉर्डिंग। कुछ लोग को डाउट हुआ अकॉर्डिंग में कि अकॉर्डिंग भी आंसर हो सकता है, ठीक है।
और कुछ लोग को डाउट होगा कंसीडरिंग में, स्पॉनिंग ले नहीं सकते। स्पॉन का मतलब होता है बच्चे को जन्म देना, मछली वगैरह या फ्रॉग्स वगैरह रेप्टाइल्स जो बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके लिए स्पॉन का यूज करते हैं। और फ्रॉन का मतलब होता है गुस्सा जाहिर करना। तो ये दोनों तो आपका गलत ऑप्शन ही है, ये दोनों हटा के चलते हैं। आंसर या तो ए या तो डी होना है। जो लोग डी सोच रहे होंगे वो गलत है, क्योंकि डी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग के साथ आगे टू आना चाहिए था। यहाँ देखिए गौर करके, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ, अगर ये लिखता तो आंसर ले सकते थे डी, लेकिन टू तो लिखा नहीं, मतलब मेरा अकॉर्डिंग गलत है। आंसर क्या लेंगे? कंसीडरिंग। कंसीडरिंग मेरा सही आंसर है। बोल रहा है कि जो पत्थर है या जो स्पेस रॉक है, इसके आकार को ध्यान में रखते हुए जो एक्सपर्ट है वो ये विश्वास रखते हैं कि एक संभावित डैश होगा। तो निश्चित सी बात है, ये पत्थर जो आता है तो वो अर्थ से टकराएगा ही, तभी तो ना लाखों लोग मरेंगे। तो टकराना का इंग्लिश क्या होता है? कॉलिजन या कॉल्यूजन। ठीक है, ये एक बच्चे की कहानी की तरह है। जो बच्चे एग्जाम में बहुत ही तेजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो कॉल्यूजन आंसर ले लेंगे, गलती से गलत होगा उनसे। जबकि गौर कीजिए, यहाँ पे कॉल्यूजन भी लिखा और बी में ही कॉल्यूजन दे दिया। तो जो लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं एग्जाम में, बहुत जल्दबाजी में आंसर लेते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली बी में आंसर डाल देंगे, जबकि उनको आंसर पता है कि आंसर कॉल्यूजन ही होना है, मतलब होता है टक्कर, लेकिन वो आंसर गलती से क्या चूज कर लेंगे? कॉल्यूजन। कॉल्यूजन का मतलब होता है साठगांठ। तो आप इस चीज़ को एग्जाम में हमेशा ध्यान में रखेंगे कि बहुत जल्दबाजी में आंसर नहीं बनाना है, आपको चूज नहीं करना है, बहुत ही सोच समझ के आंसर लेना होता है, क्योंकि 2 नंबर की बात है। आंसर क्या होगा? कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब टक्कर खा जाना। और जैसे ही टक्कर खाएगा ये क्या करेगा? लाखों लोग को सेकंडों में जान से मार देगा, मतलब लोग मारे जाएंगे। इट्स ऑर्बिट एंड डैश आर वेल नोन। ठीक है, इसके जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट आप समझ रहे होंगे, अक्ष जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसका जो डैश है उसको पहले से ही जाना जा चुका है। तो पता है कि इसका ऑर्बिट होगा तो उसके रूट को, पाथ को, ट्रैजेक्टरी को या पोटेंशियल को, दो चारों में क्या ले सकते हैं आंसर? तो सिंपल सी बात है, उसके रूट को जाना जा चुका है कि वो किस तरफ से आ रहा है, यही तो पता होगा ना साइंटिस्ट्स को या जो इस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको। तो आंसर रूट भी दे दिया आपको, पाथ भी दे दिया, ट्रैजेक्टरी भी दे दिया, और यहाँ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो आंसर बनेगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है क्षमता। हमें आंसर लेना है रूट्स, पाथ्स या ट्रैजेक्टरी में। और अगेन यहाँ पे जो लोग सोच रहे होंगे रूट आंसर हो जाएगा सही, वो गलत होगा। जो लोग सोच रहे होंगे पाथ होगा आंसर सही, वो भी गलत होगा। आंसर होगा ट्रैजेक्टरी सही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान क्या देना है ना कि पाथ्स हो गया बहुत सारा, प्लूरल, रूट्स हो गया बहुत सारा, और ट्रैजेक्टरी का मतलब ही होता है पाथ, ये हो गया सिंगुलर। तो जब कोई पत्थर आ रहा है तो उसका रास्ता भी क्या होगा? एक ही होगा ना। तो इसलिए आंसर हम लोग क्या चूज करेंगे? सी को ट्रैजेक्टरी लेंगे आंसर, और ये सही होगा। अब आप पढ़ के देख लीजिए, इन 5 वर्ड को यहाँ फिल करके देख लेंगे, आपको पूरा का पूरा मतलब क्लियर हो जाना है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 से 10 की ओर। टैकलिंग द मल्टीपल एनर्जी रिलेटेड चैलेंजेस नेसेसिएट्स अ ट्रांजिशंस इन द वे एनर्जी इज जनरेटेड। ये सारा आपको लिखा गया। जब भी हम लोग कॉमन ईयर को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, सिंगुलर, प्लूरल और टेंस का। ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल और टेंस हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसको लेकर मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी बातें कह चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। सेम वही क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि जब हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ने के बाद जैसे ही हम सेक्शन नंबर बी में पहुँचे, ध्यान दीजिए, रिलेटेड चैलेंजेस नेसेसिएट्स अ, ए का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर। और आगे देखिए ए के बाद क्या लिखा? ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस मतलब क्या हो गया? प्लूरल। तो जब ए लिख दिया तो आगे प्लूरल कैसे? या तो ट्रांजिशन होना चाहिए या नहीं तो यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए। तो जब ए लग चुका हो तो आंसर हम लोग क्या लेंगे? सिंगुलर। और जब प्लूरल दिया हो तो ए हटा सकते हैं। तो बच्चे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर करना क्या सही होगा, ए हटाएं या ट्रांजिशंस में से एस हटाएं। तो ध्यान ये रखिएगा कि जब ए लगाकर आगे प्लूरल दे तो हम लोग हमेशा आर्टिकल ए को ही हटाएंगे। हम आंसर कहाँ लेंगे? बी सेक्शन में। हम यहाँ से ए को हटा लेंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ट्रांजिशंस सही है, ए गलत है। नेक्स्ट, इंडिया हैज शोड स्ट्रॉन्ग इंटेंट एंड परफॉर्मेंस टूवर्ड्स हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ये सेंटेंस पढ़िए, आपको पूरा का पूरा सेंटेंस सही लगेगा, इसमें गलती नहीं के बराबर दिखेगा। इंडिया हैज शोड स्ट्रॉन्ग इंटेंट एंड परफॉर्मेंस टूवर्ड्स हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, जबकि गलती कहाँ पे है? ए सेक्शन में। क्योंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? V3। तो सो का V3 क्या यूज होना चाहिए था? सोन। और यहाँ लिखा क्या है? सोड। सोड गलत है, यहाँ पे सोन कर लेंगे, SHOWN, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द हाईली डिपेंडेंसी ऑफ नियरली 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ऑन बायोमास फॉर कुकिंग हैज़ बीन अ की चैलेंज।
देखिए इतना सारा तो चीज़ लिख दिया। आपको एडवर्ब में एक रूल पढ़ाया गया था कि जब कभी भी सेंटेंस में ly लिखा वर्ड आए और उसके आगे नाउन आ जाए, डिपेंडेंसी मतलब क्या हो गया, नाउन, जिनको ये दिक्कत होगा कि ये नाउन है या नहीं ये आइडेंटिफाई करने में, तो वो लोग ये समझ सकते हैं कि ये ऑफ लिखा गया है। तो ऑफ के पहले जब भी कोई वर्ड आएगा तो वो हमेशा ही नाउन होता है, ये आप याद रखिएगा। तो इतना तो समझिए कि ऑफ के पहले जो वर्ड होगा वो नाउन होगा, तो ये नाउन है। और नाउन के पहले ly लगा वर्ड आए तो हमें क्या करना होता है, ly को हटा देना होता है। सेंटेंस क्या बनेगा, द हाई डिपेंडेंसी, ये होगा मेरा सही सेंटेंस। और आंसर कहाँ लेंगे, ए सेक्शन में। फिर से समझ लीजिए कि ly लगा वर्ड आए तो ly लगे वर्ड के बाद अगर नाउन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ly हटा देते हैं। वहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, द हाई डिपेंडेंसी ऑफ। ठीक है, ये सेंटेंस सही होगा, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, The budget for 2018-19 proposed to set up state-of-the-art facility in many mega food parks which are in different stages of functioning. बजट 2018-19 जो प्रस्तावित है कि स्थापित किया जाएगा स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी का बहुत सारे मेगा फूड पार्क्स को, और जो अपने अलग अलग स्टेज में हैं अभी शुरू होने के। फंक्शन मतलब क्रियाकलाप में आ जाना, शुरू होना। ठीक है, तो हमें ध्यान क्या देना है कि इस सेंटेंस में फिर वही देखना है गलती है कहाँ। ऐसे तो गलती दिखेगा नहीं, लेकिन गलती इसमें कहाँ पे है, यहाँ सी सेक्शन में। गौर करके देखिए यहाँ क्या लिखा, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर या प्लूरल। डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न, अलग अलग। तो इसके बाद जो वर्ड आएगा वो भी क्या होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फंक्शनिंग, क्योंकि बात कितने की हो रही है, मेगा फूड पार्क्स। और यहाँ क्या लिखा, मेनी मेगा फूड पार्क्स। तो जब फूड पार्क्स बहुत सारे हैं तो इनका जो फंक्शन होने का स्टेज है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब ये सब अभी अपने अलग अलग स्टेजेस में बने हुए हैं। तो यहाँ स्टेज जो सिंगुलर लिखा था क्या होना चाहिए था, विच आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फंक्शनिंग। आंसर क्या हो जाएगा, सी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा अभी तक कि इसमें गलती क्या थी और क्यों थी। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ईडर के। रजिया सुल्ताना, द फर्स्ट मुस्लिम वीमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। ये तो क्वेश्चन लिखा गया, बोल रहा रजिया सुल्ताना जो पहली मुस्लिम महिला थी जो शासक थी दिल्ली सल्तनत की, ये बेटी थी सुल्तान इल्तुतमिश की। ये तो सेंटेंस का हिंदी हो गया, लेकिन इसमें देखिए ईरर है कहाँ, बहुत ही माइनर सा ईरर है और सेक्शन ए में ईरर है। रजिया सुल्तान कहने का मतलब एक या एक से ज़्यादा, सिंपल सी बात है। ये एक फीमेल का नाम लिखा मतलब एक औरत है। जब एक औरत है तो यहाँ पे ओमैन होना चाहिए था और लिखा क्या है, वीमेन। यहाँ जो ई लेटर है उसको होना क्या चाहिए था, ए, WOMAN, वोमैन होना चाहिए था और लिखा वीमेन है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जाम में सिंगुलर, प्लूरल और टेंस इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 10 ये दोनों क्या था आपका, सिंगुलर और प्लूरल पर ही डाला गया था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11-12 देखते हैं। बोला चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटेंस गिवन एज क्वेश्चंस। इसमें हमें देखना है कि इस रिटन स्टेटमेंट को लेके वन वर्ड कौन सा होगा जो सुटेबल है। बिलीव्स और आइडियाज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अ ग्रुप, बोल रहा है विश्वास या विचार जो किसी भी दल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेन्यूटी कहेंगे, या इसे हम टैनरी कहेंगे, या इसे टेनेट कहेंगे, या इसे ट्रेस कहेंगे। आंसर है आपका सही इसका टेनेट। टेनेट का मतलब क्या होता है, किसी भी दल का जो अपना एक प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, विश्वास होता है, ठीक है, या आइडियाज होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेनेट कहते हैं। कोई भी संस्था हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, इवन कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, वर्किंग एटमॉस्फेयर कहीं के ऑफिस को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं। इसी में एक वर्ड है ट्रेस। ट्रेस का मतलब क्या होता है, तो वेस्ट मटेरियल को हम लोग ट्रेस कहते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेस कहेंगे। इसी में एक और वर्ड है टेनरी। टेनरी का मतलब टैनरी, जैसे जानवरों का जो स्किन होता है जिसको प्लेन किया जाता है, उस पर पत्थर रगड़ कर या किसी भी चीज़ को रगड़ कर उसको बहुत ही चिकना बनाया जाता है जिस जगह पर, उसे हम लोग टैनरी कहते हैं। टीन्यूटी, सॉरी आई एम मिसिंग, मुझे भी नहीं पता है अभी एग्जैक्टली इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। राइट्स टू वोट इन एन इलेक्शन। इलेक्शन में जो वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मताधिकार कहते हैं। तो इसके लिए कौन सा वर्ड सूटेबल होगा वन वर्ड में, तो इसे हम लोग कहते हैं सफरेज। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सफरेज कहेंगे। सफरेज का मतलब क्या होता है, वोट देने का अधिकार, ठीक है। इसी में एक और वर्ड है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है तालमेल, ठीक है। सिनर्जी का मतलब क्या होता है, तालमेल।
फिर एक दूसरा वर्ड है स्टपर। स्टपर का मतलब क्या होता है? तो सदमा, आप कह सकते हैं सदमा लग जाना किसी चीज़ का, या अचेतना की स्थिति आ जाना, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं स्टपर। और लास्ट है सबरफ्यूज। सबरफ्यूज का मतलब होता है छल, धोखा, ठीक है। और मेरा सही आंसर क्या बना 12 नंबर का? डी, ठीक है। जो भी वर्ड या हिंदी में बता रहा हूँ आपको, वो आपको नोट कर लेना चाहिए, ये आपको बहुत बार मिलेंगे एग्जाम्स में आगे। चलिए नेक्स्ट अब फ्रेजेज एंड आइटम्स। पहला है एक्स आउट। एक्स आउट का मतलब होता है कोई चीज़ खोदना, सामने लाना, या खोदना, किसी चीज़ को तुरंत ही हटा देना, काट के हटा देना, ठीक है, ये सारा मतलब होता है इसका। अब हमें इसमें आंसर लेना है टू डिस्क्लोज, टू टर्न आउट, टू ट्रबल और टू डेल्व। आंसर क्या लेंगे? टू डेल्व। डेल्व का मतलब ये होता है खोदना, किसी चीज़ को खोदा जाए, ज़मीन को खोदा जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डेल्व। और एक्स आउट का आंसर आपका होना है सी। नेक्स्ट है बीट हॉलो। बीट हॉलो का मतलब टू बीट थॉरोली, किसी को पूरी तरह से हरा देना। बीट का मतलब पीटना तो होता ही है, बीट का दूसरा मतलब होता है हराना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिया गया था बोस्ट। बोस्ट मतलब डींग हाँकना, टू डू बेटर देन बिफोर, पहले से बेहतर करना, या बीट मर्सीलेसली, निर्ममता से किसी को पीटना, ये हिंदी है। लेकिन इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या था? आंसर सी, टू बीट थॉरोली, किसी को पूरी तरह से हरा देना। यहाँ पे पीटने का सेंस नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है? हरा देना, ठीक है। लास्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है पूरी तरह से, ठीक है। आप जो अपना पूरा किसी भी चीज़ में जो अपना पूरा इफर्ट लगा देते हैं, हर एक चीज़ लगा देते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं बॉडी एंड सोल। और इसको लेकर मेरा सही वर्ड कहाँ दिया था? इंटायरली। इंटायरली का मतलब ये क्या होता है? पूरी तरह से। नैरोली गलत है, माइजरेबली दयनीय तरीके से, ये भी गलत है। एक्सट्रीमली ये होता है किसी चीज़ के डिग्री को बताने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा का सेंस नहीं है, यहाँ सेंस क्या होता है? पूर्णतः। इसलिए हम लोग आंसर क्या लेंगे इसका? डी। चलिए ये सारी चीज़ें तो हो गई समाप्त। चलते अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये हमारा फीलर्स, ये मैं बार बार बताता हूँ, फीलर्स मैं वैसा ही लेकर आता हूँ जो आपके लिए काम का हो। रिपीटेटिव होता है, हालांकि आपको इसका आंसर ही पता होगा, लेकिन ये बहुत ही कारगर होता है, आप हमेशा इसको ध्यान में रखें। लिखा और न्यूज़पेपर एम्स। एम के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसमें मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। और न्यूज़पेपर एम्स एट हैविंग, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा मेरा? एट। वन मस्ट एब्सटेन। एब्सटेन के साथ आपने कल के क्लास में पढ़ा था कि एब्सटेन के साथ फ्रॉम लगाते हैं, मतलब होता है परहेज करना। राम इज़ मैरिड टू सीता। जब हम किसी से मैरिड का यूज करते हैं तो इसके साथ हमेशा टू का यूज करते हैं, बशर्ते कोई ऑब्जेक्ट इसके साथ दिया हो। तो राम मैरिड, सीता ऑब्जेक्ट दिया, तो यहाँ पे लगा दिए टू। चलिए ये आप ध्यान रखेंगे तीनों फीलर्स। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 90 और 20 पर। यहाँ पे दिया गया आपको कुछ एक्टिव पैसिव सेंटेंस। लिखा है वन शुड बी पोलाइट। वन शुड बी पोलाइट, ये तो आपका एक्टिव है, इसे पैसिव में चेंज करना है। अब पैसिव में तब चेंज होगा ना जब इसमें ऑब्जेक्ट होगा। इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट है नहीं। अब पोलाइट शुड बी वन, इस तरह से कोई मतलब बनेगा नहीं। मतलब इस सेंटेंस का आंसर क्या लेंगे? नन ऑफ दीज। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसका भी पैसिव बना लेंगे, और वो क्या लेंगे ऐसे पता है? वन शुड हैव बीन पोलाइट, या कोई बना देगा इसका पैसिव वन नीड्स टू बी पोलाइट। जब शुड लिख दिया और बी लगा दिया, तो शुड भी जब लग चुका है तो इसको हम पैसिव में चेंज अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है फिर हमारा क्वेश्चन, द शिप इज बीइंग टेकन टू सेफ वाटर बाय द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू। देखिए यहाँ ध्यान देने वाला चीज़ था नॉट हिज क्रू, मतलब जहाज जो है वो सेफ पानी मतलब जो समुद्र होता है वहाँ, उसके लिए बोला जा रहा है सेफ वाटर में ले जाया जा रहा है। किसके द्वारा? कैप्टन के द्वारा, और ना कि उनके जत्थों के द्वारा, ठीक है। हमें गौर कीजिए कि ये सेंटेंस जो लिखा गया तो पैसिव में लिखा गया, इज बीइंग टेकन पैसिव है, तो इसका आंसर जब बनाएंगे तो क्या होगा? एक्टिव वॉइस में एम इज आर प्लस बी फोर में होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? एम इज आर प्लस भी फोर। तो सबसे पहला ड्यूटी क्या है कि हम ये देखें कि एम इज आर और भी फोर लिखा कहाँ है। तो गौर करके देखिए, ए में तो लिखा नहीं है, ठीक है, तो ए तो गलत, ए मेरा आंसर नहीं हो सकता है। बी में लिखा है एम इज आर भी फोर, सी में भी लिखा है एम इज आर भी फोर, और डी में भी लिखा है एम इज आर भी फोर। मतलब इसी तीनों में हमें देखना है आंसर क्या लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू इज टेकिंग द शिप टू द सेफ वाटर। बोला है कैप्टन और ना कि उनके जत्थे
जहाज को सेफ वाटर में ले जा रहे थे। बिल्कुल सही सी बात है, आंसर क्या हो गया मेरा बी, यहीं पे लग गया। बोल क्या रहा था, क्वेश्चन भी एक बार मैच कर लिए, द शिप इज बीइंग टेकन टू सेफ वाटर बाय द कैप्टन, कैप्टन के द्वारा ले जाया जा रहा था। तो यहाँ भी वही लिखा है द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू, उनके क्रू नहीं लेकिन कौन, कैप्टन ले जा रहा है, मतलब आंसर क्या हो गया बी। अब यहाँ पर देखिए सी में क्या लिखा था, क्रू एंड नॉट द कैप्टन, यहाँ क्या बोला, नॉट द कैप्टन, जबकि होना क्या चाहिए था, कैप्टन ही आंसर होना चाहिए था, इसलिए सी गलत है और डी तो खैर गलत ही है क्योंकि यहाँ भी लिख दिया नॉट द कैप्टन। अब मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे आंसर बी क्यों बना। चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 को देखते हैं। इसमें आपको देखना है कौन सा फ्रेज सही है। दे डिडंट लाइक द आइडियाज बट हैड टू बकल अप, बकल अप नहीं होता है, बकल अंडर होता है सही। बकल अंडर का मतलब होता है किसी के प्रेशर में आ जाना, ठीक है, उसकी बातों को मान लेना। बोल रहा है कि वो लोग इसके आइडिया को पसंद तो नहीं किए लेकिन उन लोगों का दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, वो लोग अंडर प्रेशर इस चीज़ को क्या किए, एक्सेप्ट कर लिए। ये इसका एग्जैक्ट हिंदी निकलेगा, ठीक है। आप बकल अंडर याद रखेंगे, मतलब होता है किसी के प्रेशर में आकर किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। द मिनिस्टर वॉज कॉल्ड अपॉन, कॉल अपॉन का मतलब होता है आवाहन करना, स्तुति करना, मुसीबत में किसी को याद करना, ये इसका हिंदी होता है एग्जैक्ट। और यहाँ बोल रहा है कि जो मंत्री है उसको रेजिग्नेशन के लिए कॉल अपॉन किया गया। तो आप समझ सकते हैं मंत्री से रेजिग्नेशन क्या किया था, मांग किया जाता है ना कि आप अपना इस्तीफा दें, तो मांग किया गया, तो मांग किया गया का इंग्लिश क्या होगा, कॉल्ड फॉर। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड करना। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, डी, ठीक है। बाद बाकी क्या है ऑप्शन में हमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है लास्ट 2 क्वेश्चन और है, 23, 24, 25, 3 क्वेश्चन और है। 23 और 24 में इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको ये देखना है कि नियरेस्ट वर्ड कौन है। नियरेस्ट दैट मीन्स सिनोनिम्स, ठीक है। और सिनोनिम्स कहने का मतलब आप जान रहे हैं सेम मीनिंग। यहाँ देखिए लिखा है हैमस्ट्रंग, हैमस्ट्रंग का मतलब होता है लेम, लंगड़ा, अपाहिज, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हैमस्ट्रंग कहते हैं। आंसर मेरा हो जाएगा हैमस्ट्रंग का ए, लेम। इसमें फिर दूसरा वर्ड है इवेनेसेंट, इवेनेसेंट का मतलब होता है क्षणिक, जो थोड़े समय के लिए हो। और इसमें देखिए इसका नियर अबाउट में वर्ड कौन सा दिख रहा है, इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब भी क्या होता है, थोड़े समय के लिए हो, जो भ्रम पैदा कर दे। तो मेरा एग्जैक्ट मतलब क्या आएगा दोनों सिनोनिम्स में, यही दोनों। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, लेनिएंट मतलब मृदुल, कोमल, फर्वेंट मतलब प्रबल, ये होता है मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अब लास्ट, फ्रॉम द वर्ड्स चूज द रॉन्गली स्पेल्ड, गलत कौन सा स्पेलिंग है ये चूज करना है। और गलत है आपका इसमें डायरेक्ट डी, कैमोफ्लेग, CAMOU, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कैमोफ्लेग में CAMOU, कैमोफ्लेग, तो यहाँ यू मिसिंग था, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों को। और एक फ़ायदा आपको ये समझ में आएगा कि जब आप वर्ड्स पढ़े होते हैं, आइटम्स पढ़े होते हैं, रूल्स पता होता है, तो आप देखिए कितने आराम से क्वेश्चंस बनते चले जाते हैं। ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ें, वो ऑप्शन आपको सामने एग्जाम्स में दिए गए होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करें, ठीक है। और जो भी कुछ पढ़ाया जाता है उसको तो एग्जैक्ट आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये पूरा टू दी पॉइंट एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन ही मैं देता हूँ और समझाता हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।